हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद एस में। आज मैं उर्दू की किताब से चैप्टर नंबर दरअसल किताब से चैप्टर नंबर 29 पढ़ाऊंगा, जो भी एक गज़ल है। और ये गज़ल अहमद फराज की लिखी। अहमद फराज की पहली गज़ल आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 29 में, और दूसरी गज़ल भी पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 30 में है। तो उसमें भी अहमद फराज को पढ़ना है। अहमद फराज मेरा नाम छोड़िए, अहमद फराज की भी दो गज़ल पढ़नी है, चैप्टर नंबर 29, चैप्टर नंबर 30 यानी कि तीसरी। तो हम लोग पहली गज़ल को पढ़ेंगे, नेक्स्ट 30 में भी दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। तो गज़ल किसे कहते हैं मैं सब कुछ बता चुका हूँ। गज़ल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सच में जानना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 27 पढ़िए। 27 में मैं पूरा बताया हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। डायरेक्ट हम लोग अहमद फराज के बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, उनके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद से इस गज़ल के प्रत्येक लाइन, हर एक लाइन का मतलब समझेंगे, ठीक है। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट अच्छा नहीं लगता करना, लेकिन क्या करूं, कहना पड़ता है कि आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए प्लीज़। उसके बाद आप लोगों को वीडियो को शेयर लाइक भी करना है। शेयर लाइक करना तो भूलिएगा मत। तो अहमद फराज यानी कि मुसन्निफ लेखक के बारे में जानेंगे। इनकी पैदाइश हुई थी 1933 ईस्वी में पेशावर में। क्वेश्चन पूछता है कि अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी, और ऑप्शन में दिया रहता है पेशावर। तो आप लोगों को पेशावर टिक करना है, ठीक है। पेशावर आप लोगों को याद रखना है। अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में हुई थी, और उसके बाद से सन भी याद रखे 1933 ईस्वी में। उस बार ये पूछ दे कि इस बार कि कब हुई थी, तो 1933 लगा दें, और पेशावर भी याद रखना जरूरी है दोनों। इनकी इब्तदाई तालीम, शुरुआती शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, क्योंकि घरेलू माहौल जो था अदबी और शायराना था। इनके घर का माहौल, इनके घर के लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, अदबी था, और इसीलिए अहमद फराज की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। और शायराना भी था, घरेलू माहौल, यानी कि घर के लोग शेर व शायरी भी किया करते थे। और शायद यही वजह थी कि अहमद फराज भी बचपन से जब वो पढ़ रहे थे उसी वक्त से शायरी करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदबी और शेरी खिदमत का एतराफ़ करते हुए कराची यूनिवर्सिटी में इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री से नवाजा गया है। देखिए, जब अहमद फराज बच्चे थे, यानी बचपन से वो शेर व शायरी करना शुरू कर दिए, तो उनके पढ़ाई लिखा ज़माना चल रहा था, उसी वक्त से शेर व शायरी करना शुरू कर दिए। तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत अंदाज में शेर व शायरी करते थे। और इनका एक अहम रोल है कि ये शेर व शायरी और उसके बाद से अदब को बढ़ाने के लिए बहुत अहम भूमिका है इनकी। अदब को बढ़ाने में और शेर व शायरी को एक तरह से फैलाने में, विस्तार करने में इनका अहम योगदान है। अदबी और शेरी खिदमत का एतराफ़ करते हुए अहमद फराज जो है अदब और शेर व शायरी को बढ़ावा देने के लिए एतराफ़ करते हुए, मतलब शाबाशी देते हुए, कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री जो है ना अहमद फराज को जो है दी, नवाजा। आगे बढ़ते हैं। अहमद फराज कई जगह मुलाजमत की। अहमद फराज जो है कई जगह जो है नौकरी की है। पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पे डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर भी बने थे। उसके बाद बहुत सारे जगह जाकर वो जॉब किए हैं, और भी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के बेहद मकबूल शायर जो रूमानी मिजाज के शायर हैं, ये पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और मकबूल शायर हैं, और ये रूमानी मिजाज के शायर हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि अहमद फराज किस मिजाज के शायर। रोमानी मिजाज का ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। और अहमद फराज जो है वो टोटल 12 किताब लिखी थी शेर व शायरी का। जिन्हें किताब दिया था कि शेर व शायरी है, लेकिन 12 किताब है, ये याद रखिएगा। 12 मजमुआ शायरी का। और महनामा यानी कि मंथली मैगजीन पत्रिका का नाम इश्तियाक, दास्तान, हफ्तावार वगैरह वगैरह। इन्होंने ढेर सारा महनामा में भी मतलब लिखा है। अपनी मौत से पहले बिहार के दरभंगा के मुशायरे में तशरीफ लाए। 2009 में जो है ये बिहार के दरभंगा में के मुशायरे में तशरीफ लाए थे अहमद फराज। यह हो गया अहमद फराज के बारे में कुछ डिटेल जो आपको याद रखना है। अब आपके इस गज़ल के हर एक लाइन का मतलब समझाता हूँ। तो लिखे हैं शुरुआत में अहमद फराज। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। दौलत दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना, यानी कि जो दर्द की दौलत है, तुम्हारे अंदर जो दर्द है, दर्द की दौलत, उसे दुनिया से छिपा कर रखना। दुनिया को दिखना नहीं चाहिए कि तुम्हारे अंदर कितना दर्द है। आंख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना, तुम्हारे आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए, भले से तुम्हारे दिल में आंसुओं का समंदर हो। तो दुनिया को ऐसा पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारे अंदर कितना दम है, दर्द है, ये नहीं दिखना चाहिए। दिल में आंसुओं का समंदर रखो, लेकिन आंख से एक बूंद भी आंसू गिरना नहीं चाहिए।
दौलत दर्द यानी कि दर्द की दौलत उसे दुनिया से छिपा कर रखना चाहिए। कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मुनव्वर रखना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है, वो आने वाले समय में हम लोग अभी का जो समय गुजरा उसको याद करेंगे। तो अभी के समय को ऐसे मत गुजार दो कि आने वाले समय में जो हम लोग इस समय को याद करें तो हम लोग को अफसोस हो, हम लोग को रोना आए। अभी के समय को ऐसे गुजारो कि आने वाले समय में जो हम लोग इस समय को याद करें तो हमें अफसोस ना हो। तो वही बोलते हैं कि अभी के समय को अच्छे से गुजारो, अभी में अपने आप को मुनव्वर रखो, अभी जियो, प्रेजेंट में जियो, पास्ट में फ्यूचर में जीने की कोई जरूरत ना हो कि आने वाले समय में फिर अभी के लोग अपने आसिफ्ता मिजाजी में हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। यहाँ पे बोल रहे हैं अहमद फराज कि आसिफ्ता मिजाजी पर, यानी कि अहमद फराज बोल रहे हैं कि मेरा जो मिजाज है वो बिखरा हुआ है, मेरे बिखरे हुए मिजाज पर हंसी आती है। मैं खुद एक कांच हूँ, कांच का पैकर हूँ और मैंने दुश्मनी ले रखी है पत्थर से। अब सोचो जब पत्थर और कांच टकराएंगे एक दूसरे से तो टूटेगा कौन? ऑब्वियस सी बात है कि कांच टूटेगा। तो वही बोल रहे हैं कि कांच हूँ मैं और दुश्मनी पत्थर से ले रखा हूँ, जब टकराएंगे हम दोनों तो मैं खुद चूर चूर हो जाऊंगा। तो वही बोल रहे हैं कि अपने आसिफ्ता मिजाजी पर हंसी आती है कि मैं खुद कांच हूँ और दुश्मनी पत्थर से ले रखी है। आज कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की, वरना ऐसे कदम के बाहर न बाहर रखना। यहाँ पर अहमद फराज बोल रहे हैं कि मुझे आशा कब नहीं थी, मुझे आशा कब नहीं थी तुम्हारे आने की, पहले भी थी अभी भी है, लेकिन अभी ये जो आशा है, ये जो उम्मीद है इस तरह से बढ़ चुकी है कि मैं अपने घर से बाहर कदम ही नहीं रख रहा हूँ कि तुम आओगी और मैं बाहर रहूँ और मुझसे बिना मिले ही तुम चली जाओ, इसीलिए मैं घर से बाहर कदम नहीं रख रहा हूँ। तो मुझे पहले भी आशा थी तुम्हारे आने की, अभी भी आशा है, लेकिन अभी मैं घर से बाहर कदम तक नहीं रखा हूँ। मेरी आशा इतनी बढ़ चुकी है कि तुम कहीं आई और मुझसे मिलेगी ना चली गई। तो ये लास्ट लाइन है, लास्ट आप बोल सकते हैं शेर, इसमें तखल्लुस होता है। आप लोग लास्ट शेर को क्या बोलते हैं? जिक्र उसका सही बस में बैठे फराज, दर्द कैसा है उठे हाथ न दिल पर रखना। इसमें अहमद फराज बोल रहे हैं कि फराज अगर तुम कहीं बोल रहे हो, वो अपने आप को कहीं बोल रहे हैं कि फराज अगर तुम कहीं जाओ तो किसी महफिल में और वहां पर जाके तुम बैठो और वहां के लोग तुम्हारे रिश्तेदारों के, तुम्हारे महबूब की बात करें, तो उस वक्त तुम्हारे दिल को दर्द हो तो अपने हाथ को अपने दिल पर मत रखना, क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि इससे जरूर इसका कोई रिश्ता है। या फिर अपने हाव भाव को चेंज मत कर, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज मत करना, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि इससे तुम्हारा कोई रिश्ता जरूर है, तो लोग समझ जाएंगे। तो कहीं पे जाओ, तुम्हारी महबूब की बात होती है तो किसी तरह लगना नहीं चाहिए लोगों को कि इससे इसका कोई रिश्ता है। अपने हाव भाव को, अपने व्यवहार को चेंज मत करना, इतना भी दर्द हो अपने दिल पर अपने हाथ को मत रखना। तो लास्ट लाइन को बोलते हैं, उसमें तखल्लुस यूज करता है। तो लास्ट लाइन को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। किसी भी गजल में जो शेर होता है, जो शायर होता है, वो लास्ट लाइन में अपने तखल्लुस को यूज करता है, अपने नाम को यूज करता है। तो इस शेर के लास्ट लाइन में अहमद फराज ने अपना तखल्लुस फराज यूज किया है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक